सबसे पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट डिटरमिन्स द डायमीटर ऑफ मेटल बॉल। एक मेटल बॉल का स्टूडेंट ने डिटरमिन किया है डायमीटर। व्हिच apparatus इज नीडेड टू गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट। आपने डायमीटर निकालना है। क्या उसके लिए आपको प्रोट्रैक्टर की जरूरत है? नहीं, प्रोट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती। A ruler only? Yes, a ruler can be used for the diameter। अगर वो रूलर वो वाला हो, फ्लेक्सिबल रूलर्स जो आते हैं अराउंड इट, जो मेजरमेंट कर सकते हैं। रजिस्टर से रजिस्टर को ही निकाल लेना था, आपको बात समझ ना आए तो नोट कर लीजिए। प्रोट्रैक्टर तो हमें चाहिए, प्रोट्रैक्टर तो हमें चाहिए नहीं, सेट स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो सी भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अ रूलर एंड टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स भी नहीं चाहिए। सो ब्रावो इज द आंसर। अच्छा, अगर रूलर हमारे पास फिक्स्ड हो, स्ट्रेट वाला जो रूलर हो, तो क्या करेंगे? तो क्या उसके जरिए से डायमीटर निकाल सकते हैं? यस और नो? निकाल सकते कैसे? रख के? नहीं, रख के नहीं निकाल सकते। उसके जरिए जब भी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? एक स्ट्रिंग लेंगे, जो मिसाल के तौर पे ये आपकी वो बॉल है। आप एक स्ट्रिंग लेंगे जो उसके डायमीटर में अक्रॉस डायमीटर ऐसे आप घुमा लेंगे पूरी, और फिर उसको स्ट्रेट करके रूलर के ऊपर देख लेंगे कि रूलर के साथ वो कितनी आती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या टूल्स हैं? दो और टूल्स होते हैं हमारे पास, ओ लेवल में वो शामिल है, आईजी के सिलेबस में शामिल नहीं। उनको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स, और ये भी ओ लेवल के सिलेबस में भी नहीं है। और दूसरा टूल होता है जो ओ लेवल के सिलेबस में भी मेरा ख्याल है, दैट इज स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। ठीक है। उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारे एंड पे जाके, जब दोनों को अलग अलग कर देंगे तब देखेंगे। एन एथलीट रन एट द स्पीड ऑफ, दिस इज स्पीड फॉर 10 सेकेंड्स, मेरे पास स्पीड आ गई, टाइम आ गया। एंड देन अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, देन आ गया, तो इसका मतलब दिस इज यू, इनिशियल स्पीड है, दिस इज फाइनल स्पीड फॉर 12 सेकेंड्स, और ये भी टाइम है हमारे पास। या फिर हम शायद इन्हें स्पीड वन और स्पीड टू करेंगे। कैलकुलेशन बतानी है, विच कैलकुलेशन गिव्स द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है बेटे? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब हमारे पास टोटल टाइम तो है, जो दोनों को ऐड करके निकाला जा सकता है, स्पीड भी है, हमें फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है हमें? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब टोटल डिस्टेंस हमें या तो दोनों का अलग अलग से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों का टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय, तो हम पहले ऐसा करेंगे कि ये जो, सॉरी, हम क्या करेंगे? डिस्टेंस और टाइम, मुझे लगता है कि हमारे पास टोटल टाइम बनता है 12 और 8 20 सेकंड। जो टोटल टाइम है हमारे पास वो 20। यार उधर से फोन वो वाला पकड़ो, कॉल्स वाला आ रही है, उसको सुनो पता नहीं मेरे फोन। और हमें सॉरी, हमें पहले इस ग्रुप का निकालना है। स्पीड इंटू टाइम, क्या आंसर आएगा? टोटल डिस्टेंस, इसकी स्पीड क्या निकलेगी हमारे पास? 8 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड है, और टाइम है हमारे पास 10 सेकंड्स, तो टोटल डिस्टेंस निकलता है हमारे पास 80 मीटर्स। 8 इंटू 10, हमारे पास कहीं भी कैलकुलेशन नहीं मौजूद, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन मौजूद है। सिर्फ क्या मौजूद है? तो ये तो यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। उसके अलावा दूसरे के लिए कितना निकलेगा? ये हमारे पास टाइम है, स्पीड है, अगेन डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा? 6 × 12 होगा, विच इज इक्वल टू 72। 72 मीटर्स इधर आंसर आ रहा है, और 80 मीटर इधर आंसर आ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई भी वैल्यूज यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 8 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 12, बिल्कुल ऐसे ही है, यही टोटल डिस्टेंस आता है, दोनों को ऐड करेंगे। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ रहा है? 10 सेकेंड्स और 12 सेकेंड्स, 22 सेकेंड्स जनाब। हमारे पास टोटल टाइम भी इधर है, तो ये ब्रावो आंसर है इसके अंदर। कोई कंफ्यूजन जनाब, आपको मसला? क्वेश्चन नंबर 3, पीस ऑफ पेपर है, एक्सरसाइज बुक में से निकला हुआ, डिस्क्राइब्स हाउ अ मैसिव ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स द स्पेस अराउंड इट, इंक्लूडिंग द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट वुड exert on an other object on other objects placed in that space। क्या डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे? क्या ग्रेविटेशनल चार्ज डिस्क्राइब हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्क्राइब हो रही है, ग्रेविटेशनल मास डिस्क्राइब हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब हो रही है? जी, डी आंसर है। describes how a massive object affects the space around it, including the size and direction of the force। नहीं बेटे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी आ रही है इसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी है, उसमें तो कहीं डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड होती है बेटे।
फील्ड होती है जो बताती है किस तरफ को जाना। आपको याद होगा शायद हमने अर्थ बना के और उसको शायद इस तरह से हमने एरोस भी डाले थे, टुवर्ड्स द सेंटर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज वन लिक्विड फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ अनदर लिक्विड। एक लिक्विड है जो दूसरे लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा है, P और Q. Which statement explains why liquid P floats on top of liquid Q? वैसे ही बगैर पढ़े बताएं क्या चीज है जो ये एक्सप्लेन करती है कि लिक्विड P ऊपर होगा लिक्विड Q नीचे होगा। डेंसिटी होती है। मास ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द मास ऑफ, नो जी। द मास ऑफ 1 cubic centimeter ऑफ लिक्विड Q इज ग्रेटर देन द मास ऑफ 1 cubic centimeter ऑफ, ये बात दुरुस्त, सॉरी क्यू का ग्रेटर है तो डेंसिटी क्यू की ये बात दुरुस्त हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्यू इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पी, इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिक्विड क्यू इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ, अब सी और बी और डी में से आपने चेक करना है क्या करना है। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बेटे, मैस ओवर, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्यू की के पी की? डायग्राम देख के बताएं। क्यू की डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर दोनों का मैस सेम हो, अगर दोनों का मैस सेम हो, अगर दोनों का, तो जिसका वॉल्यूम कम होगा, जिसका वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर दोनों का मैस सेम हो तो जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। भाई इन दोनों में से वॉल्यूम कम, अगर मैस यहाँ पे दोनों का मैस सेम लिया गया, यहाँ पे दोनों का मैस, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए ना क्यू का, फिर वॉल्यूम दोनों क्यू का, द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिक्विड क्यू इज ग्रेटर, लेकिन इसने कहा ग्रेटर है, इसने क्या कहा, इसका मतलब ये बात गलत हो गई, इसका मतलब ये बात गलत होगी। लेकिन अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो तो जिसका मैस ज्यादा उसकी डेंसिटी, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो तो जिसका मैस ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बी ऑप्शन में दोनों का वॉल्यूम सेम है, 1 cubic centimeter है दोनों का, मैस ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन द मैस ऑफ पी। जनाब ये हमारा आंसर बन गया जी। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चों को समझ आ गई? पहले यस फिजिकल वाले, सर। आप लोगों को समझ आ गई? जी भाई समझ आ गई, सबको समझ आ गई, गुड। A spring has a spring constant K. What is the possible unit of K? K का possible unit क्या है? आपको याद है ना, K हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के ई, F इज इक्वल टू के, इसमें फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, K को छोड़ देते हैं। E एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का क्या यूनिट है? जी जनाब, एक्सटेंशन का क्या यूनिट है? मीटर। लेंथ, हाँ सेंटीमीटर या मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर्स। तो K का क्या यूनिट बनेगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर सी आंसर। तो मसला जी, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट अबाउट द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज नॉट करेक्ट? मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। आप लोग इधर आगे क्यों नहीं आ जाते? If an object is balanced about a pivot, the resultant moment on the object must be zero. जी ये बात तो दुरुस्त है, इसमें कोई गलती नहीं। The moment of a force is a measure of its turning effect. जी ये भी दुरुस्त है, मोमेंट कहते हैं measure of turning effect of force को। Moment of a force about a point is equal to force multiplied by perpendicular distance from the point, from which point, from the pivot की बात, शायद यहाँ पे from the pivot लिखना था, अगर यहाँ पे इससे मुराद pivot है तो फिर तो ये बात दुरुस्त है, फिर तो ये बात दुरुस्त है। डी ऑप्शन पढ़ के फैसला करेंगे कि सी आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। कौन सी ऑप्शन ढूंढनी है, नॉट करेक्ट। डी है जी, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इंक्रीजेस व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट डिक्रीजेस। क्या डिस्टेंस बढ़ाने से मोमेंट कम होता है या ज्यादा होता है? ज्यादा। ज्यादा हो जाता है ना। इसने क्या कहा है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इंक्रीज करता है अगर डिस्टेंस डिक्रीज करे, ये बात गलत है, ये बात, तो डी आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था गलत वाली बात ढूंढनी है, डी इज रॉन्ग। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7, द मोमेंटम ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड टू 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम ऑफ 8 सेकेंड्स। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला है हमारे पास mv - mu/t। ठीक है जी। या ऊपर हमारे पास मोमेंटम ही डायरेक्ट लिखा जा सकता है, डेल्टा पी ओवर टी। तो डेल्टा पी क्या हमारे पास 5000, कितना चेंज आया बेटे, और टाइम कितना हमें दिया गया है 8 सेकेंड्स का। तो डिवाइड करें अगर इसको 8 6 4 48 सिक्स करें कैलकुलेटर 630 आंसर आता। हाँ जी 625। 625 समथिंग वो कह रही है आंसर आता, तो 630 इज द क्लोजेस्ट आंसर है। ठीक है जी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अ मशीन इज वेरी एफिशिएंट, व्हाट डज दिस मीन? एफिशिएंट होने का क्या मतलब है इंसान में? फोन फाइन। It wastes very little energy, and most of the energy is what it's for. Like नो, question. एफिशिएंसी का मतलब है कि जो आपकी इनपुट है एनर्जी की, वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। जो आपकी इनपुट है, आउटपुट और इनपुट की जो रेशो है, वो उसका वैल्यू बड़ी से बड़ी आ रही है, ये एफिशिएंट होने का मतलब है। इधर देखते हैं क्या ऑप्शंस है। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, नहीं ये जरूरी नहीं है। इट यूजेस वेरी लिटिल एनर्जी, ये हो सकता है। इट वेस्ट वेरी लिटिल एनर्जी, ये जनाब सबसे अच्छा आंसर है। एनर्जी वेस्ट कम से कम होती है, एफिशिएंट होने का मतलब है एनर्जी वेस्ट कम से। It uses very little energy. नहीं बेटे जरूरी नहीं, इट यूजेस वेरी, ये दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का ये कोई इससे ताल्लुक नहीं है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यूज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम 1 shows a conical flask containing water। डायग्राम 2 है जी, उसमें बेकर है with the same area base area as the flask and containing water of the same depth, उतनी डेप्थ है। which statement is correct? दोनों में डेप्थ सेम है, लेकिन एक में वॉल्यूम कम होगा ना, जिसमें वॉल्यूम कम होगा उसमें मास भी कम है ना। कहते हैं द प्रेशर एट P इज इक्वल टू द प्रेशर, द प्रेशर एट P इज इक्वल टू द प्रेशर एट X। ये P है और ये X है। द प्रेशर एट P इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट Y। प्रेशर एट P इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट Y। P और Y का प्रेशर तो बेटा सेम है, हाइट उनको सेम मिल रही है, हाइट उनको, डेप्थ सेम है ना, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं हो सकती। ठीक है जी। द प्रेशर एट P इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट X। अब यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर वाली बात है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द प्रेशर एट Y इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट X। प्रेशर एट Y इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट X वाली बात हमारे पास आ गई। अब हमें बताना है बेटे प्रेशर होता किस वजह से है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ρ/G/H। जी बच्चों, डेंसिटी सबकी सेम है बेटे, डेंसिटी सबके लिए सेम है, जी की वैल्यू सबके लिए सेम है। फर्क रह गया कहाँ पे, एज की वैल्यू का। किसका फर्क रह गया, एज की वैल्यू का। अब एज की वैल्यू को देखना हमने, तो प्रेशर एट पी इज इक्वल टू द प्रेशर एट एक्स। क्या पी और एक्स की दोनों की हाइट सेम है? हम्म, प्रेशर पी इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट एक्स। क्या एक्स से ज्यादा प्रेशर है पी पे? अच्छा भाई टाइम देख रहे हो, आधा घंटा लेट हो आप क्लास में। किस टाइम पे निकला था? 1:30 बजे तो क्लास है, सही टाइम कहाँ से है ये? अच्छा जी जनाब, क्या बात कर रहे थे हम? प्रेशर एट पी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट वाई, तो बिल्कुल नहीं हो सकता पुत्र, इसको बैग में डाल दो। बार बार मैं इधर देखता हूँ, आप फोन पे देखना शुरू हो देती हो, पता नहीं क्या है ऐसा फोन में। प्रेशर एट वाई इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट एक्स। वाई और एक्स का प्रेशर तो हमने कहा इसमें तो कोई फर्क हो ही नहीं सकता। अब आते हैं ए सी और डी की तरफ। द प्रेशर एट पी इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट एक्स। क्या पी का प्रेशर एक्स से ज्यादा है, या प्रेशर वाई का एक्स से ज्यादा है? क्या इनका ऊपर हाइट से डिस्टेंस ज्यादा है? क्या एज का फर्क है इनके लिए या नहीं? इज हाइट डिफरेंट फॉर देम और नॉट?
नो, इट्स नॉट डिफरेंट, द डेप्थ इज सेम, द डेप्थ इज, इसलिए यहाँ पे भी ये वो लोग सही नहीं कह रहे। द प्रेशर एट पी इज इक्वल टू द प्रेशर एट एक्स, जी ये बात दुरुस्त है, क्योंकि दोनों की हाइट या दोनों की डेप्थ सेम है, दोनों की डेप्थ, कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्लास्क विद टाइट फिटिंग स्टॉपर contains a gas, the gas and the flask are initially at room temperature, the gas and flask are cooled, फिर उन्हें ठंडा किया गया है, which row describes the average speed of the gas particles and the pressure of the gas as the temperature decreases, जी जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो पार्टिकल्स की स्पीड को क्या होता है, ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो Please. जाती है, कोलिजन से ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो प्रेशर ज्यादा होएगा, कम हो जाएगी। ये तीन बातें बगैर ऑप्शंस पढ़े हमने डिसाइड कर ली जनाब। विच रोड डिस्क्राइब्स द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होती है, तो आइदर इट्स ए और बी। प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज होता है कि सेम होता है, आपने कहा जी डिक्रीज होता है, ए आंसर आ गया हमारे पास। Brownian motion is the random movement of microscopic particles in a liquid or gas। लिक्विड या गैस में जो पार्टिकल्स की रैंडम मोशन होती है उसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। मिस्टर ब्राउन ने ये स्टडी की थी। विच स्टेटमेंट अबाउट ब्राउनियन मोशन इज करेक्ट, ब्राउनियन मोशन ओनली occurs when the liquid or gas is heated, क्या ये सिर्फ तब होती है जब इनको हीट किया जाता है? नो, ये तो किसी भी टाइम आप देख सकते हैं इसको। Much heavier fast moving particles that cannot be seen collide with the microscopic particles, क्या heavier उनके साथ स्मॉलर पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं? कैन बी कैनॉट बी सीन कोलाइड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्या वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं? जी करते तो हैं, लेकिन पता नहीं ये कोई बात ऐसी नहीं लग रही कि जो इसमें हम कहें कि ये ब्राउनियन मोशन के बारे में बिल्कुल करेक्ट बात है। बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। कोलिजन तो होंगे, सारी बात है। अभी मैं जब चल फिर रहा हूँ तो क्या एयर पार्टिकल्स के साथ मैं टकरा नहीं रहा, टकरा रहा हूँ, तो मैं तो फिर भी सीन हूँ, जो नहीं सीन पार्टिकल्स हैं बड़े, लेकिन इनविजिबल है। मच हैवियर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन, तो हैं तो वो भी देखे नहीं जा सकते, लेकिन हैवी हैं, देखे नहीं जा सकते। कोलाइड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं? हाँ जी करते तो हैं, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर आगे चलते हैं जी। मच लाइटर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन कोलाइड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं जी वो भी कोलाइड तो करते हैं। द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मूव टू अवॉइड द फास्ट मूविंग लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स, ये तो बिल्कुल ही बात नहीं थी, ठीक है जी। और ये ए भी हमने कह दिया ठीक नहीं है। अब बी और सी की तरफ चले जाते हैं। मच हैवियर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन कोलाइड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, या मच लाइटर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन, हाँ जी क्या, लाइटर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स भी देखे नहीं जा सकते, हैवियर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स भी देखे नहीं जा सकते। कोलाइड विद द माइक्रोस्कोपिक सीन कोलाइड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्या ये दोनों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? करते तो हैं आपस में कोलाइड। हमें उन्होंने कहा ब्रोनियन मोशन के बारे में क्या आप आंसर दे सकते हैं? अब इसके अंदर एक इशू ये है, जी जी प्यारे बेटे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैवी भी तो हो सकते हैं, मच लाइटर और मच, दोनों ही देखे नहीं ना जा सकते। कैन नॉट बी सीन का क्या मतलब भाई? अहमद साहब यूर वेरी लेट। हाँ जी है, हाँ। Heavier fast moving particles that cannot be seen collide with the microscopic particles, या lighter fast moving particles that cannot be seen collide with the microscopic particles, दोनों ही बातें ठीक हैं, लेकिन ब्राउनियन मोशन जो ऊपर डिस्क्राइब की गई है वो डिस्क्राइब की गई है किसके बारे में? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में। किनके बारे में बात की गई है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? इस वजह से सी ही आंसर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिसिटी पाइलॉन्स इज 60 मीटर, द केबल दैट कनेक्ट्स द टू पाइलॉन्स इज 2 मीटर इन लेंथ, व्हाई इज द केबल लॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पाइलॉन्स? टू अलाउ फॉर कंट्रैक्शन ऑफ द केबल्स इन कोल्ड वेदर, टू क्रिएट अ स्लोप इन द केबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो डाउन, टू कीप द करंट लो एंड वोल्टेज हाई, टू रिड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द केबल। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक वैसे तो हमने पढ़ा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक वैसे हमने तो हमारे सिलेबस में नहीं होना चाहिए,
तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन या तो अवॉर्ड हो जाना चाहिए, या इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है और ये उसी की बेसिस पर सॉल्व करना आपने, और ये उसी की। Contraction. हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने एक्सपेंशन पढ़ी हुई है। हमने क्या पढ़ी हुई है? कह रहा है तार जो होती है वो जितनी जरूरत होती है दो पोल्स के दरमियान उससे ज्यादा लंबी रखी जाती है। तार को क्या किया जाता है? दो पोल्स के दरमियान जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा लंबी रखी जाती है, यानी यहां से यहां तक तार चाहिए ना हमें। यस। लेकिन हम तार क्या करते हैं? हम तार बिछा देते हैं लंबी, कनेक्टेड इन्हीं से होती है इसलिए वो कर्व की सूरत में ऐसे नीचे आई होती है। यस। देखी होगी कहीं ना कहीं आपने। क्यों? क्योंकि सर्दियों में ये करेगी कंट्रैक्ट। क्या करेगी? और जब कंट्रैक्ट करेगी तो फिर क्या करेगी? अगर ये स्ट्रेट होती तो ये टूट जाती। अब ये क्या होगी? ये तार जब कंट्रैक्ट करेगी तो ये सिंपली ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोई कंफ्यूजन किसी को? लिहाजा ए शुड बी द आंसर। दूसरी स्टेटमेंट वैसे ही मुझे मजे की लगी, मैं इसलिए पढ़ने लगा हूँ। कहता है टू अलाउ टू क्रिएट अ स्लोप इन द केबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू, कहता है ये दूसरी स्टेटमेंट में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स को जैसे स्लाइड में नहीं इलेक्ट्रॉन्स वी करके यहाँ से ट्रेवल करते हैं, यहाँ से जंप करेंगे, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैडम यू आर लेट, और ये जंप करके स्लाइडिंग सीन चलता रहेगा। तीसरी स्टेटमेंट है कि द करंट फ्लो, ये चीजें हम बाद में देखेंगे तीसरी और चौथी स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अ ग्लास बीकर कंटेन्स मास ऑफ 0.2 kg ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। एक ग्लास है जी बीकर का, उसके अंदर इतना मैस है पानी का, और ये हमारे पास टेम्परेचर है उसका। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई। अब ब्रास ब्लॉक ऑफ मैस दिस, एक और ब्लॉक है उसका मैस ये है जनाब, ये पानी का था इसलिए W लिख देता हूँ, ये ब्रास का इसलिए B लिख देता हूँ। एट अ टेम्परेचर ऑफ दिस, इस पे ये टेम्परेचर है हमारे पास, ये ब्रास का है ये वाटर का। द ब्लॉक इज केयरफुली लोड इनटू द बीकर ऑफ वाटर, इसको पानी में हमने डाल दिया। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ इज 30। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ब्रास? ब्रास की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? वही किया गया है, एक पानी का बीकर था जिसमें हॉट ब्रास का पीस हमने डाल दिया, गर्म पीस डाल दिया। अब वो जो गर्म पीस पानी में डाला है उसका टेम्परेचर ज्यादा है या पानी का? गर्म पीस का। उसका टेम्परेचर है 170 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्या टेम्परेचर है? हीट किधर से किधर फ्लो करेगी, ब्रास से पानी में या पानी से ब्रास में? ब्रास से पानी में फ्लो करेगी। अच्छा जी, ब्रास से पानी में जब हीट फ्लो करेगी तो मैं सवाल की जरा फ्रेजिंग सुनिएगा। पानी कितनी एनर्जी गेन करेगा? नो, जितनी ब्रास लॉस्ट करेगा। जितनी ब्रास लूज करेगा। हम यहाँ एज्यूम क्या कर रहे हैं कि सारी की सारी एनर्जी सिस्टम के अंदर ही है। पानी कितनी एनर्जी गेन करेगा? जितनी ब्रास। हमें हीट कैपेसिटी किसकी निकालनी है? ब्रास की। तो ब्रास की हीट कैपेसिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए? सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। यस। मैथ है हमारे पास ब्रास का। क्या हमारे पास ब्रास का मैथ है? ये देखिए 0.15 kg मैथ है। क्या हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर ब्रास का निकलता है? जी 170 से 30 पे है, हमें इसका चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी भी निकलता है। क्या हमारे पास डेल्टा क्यू है? नहीं हमारे पास डेल्टा क्यू, तो हम हीट कैपेसिटी इसकी नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अभी हमने क्या कहा? ये कितनी हीट एनर्जी लूज करेगा जितनी पानी गेन करेगा। पानी का सारा कुछ है ना हमारे पास, तो पानी की एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं। पानी के अंदर क्या हुआ है जी? यही पानी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मैथ कितना था पानी का? 0.2 kg। सी क्या है पानी की? 4200 जूल्स पर केजी। डेल्टा टी क्या है पानी का जनाब? डेल्टा टी पानी के लिए क्या है? टेम्परेचर 20 से कहां पे गया है? 30 पे गया है। 20 से कहां पे गया है? 30 पे। तो डेल्टा टी कितना निकलता है? 10। कितना निकलता है? तो 10 ही निकलता है ना। 20 से 30 पे गया भाई, पानी का निकाल रहे हैं ना, 10 है ना। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आती है? 8400। क्या वैल्यू आती है? 8400 जूल्स एनर्जी वैल्यू आती है। यहां तक प्रॉब्लम भी क्लियर? अब 8400 जूल्स एनर्जी हम नीचे पुट इन कर देते हैं। सी इज इक्वल टू 8400 ओवर मास कितना है जी ब्रास का? 0.15 kg। 0.15 डेल्टा टी कितना बनता है जी? 170 से आप 30 पे आए हैं, 140 बनता। इतना ही बनता ना डेल्टा टी।
170 से आप कहाँ पे हैं, 30 पे, दोनों को माइनस करें क्या बचता है, 140। अब जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लें जनाब, हमारे पास आंसर क्या आता है। आंसर आता है सी का, नहीं आप गलत निकाल रही हैं। मैं कैलकुलेटर, हाँ जी, 400 आंसर आ रहा है जनाब, Yeah. अल्फा आंसर। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन जी। जी एमसी डेल्टा टी कर रहे हैं, मैच लिया ब्रास का। भाई ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम, यही है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, उसी को रीअरेंज किया हुआ फॉर्मूले को ब्रास के लिए। हाँ जी। हम्म। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वाह यार, सुभान अल्लाह। तो वही तो फाइंड करनी है, जिसका मैथ्स लेंगे उसकी हीट कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे, जिसका मैथ्स लेंगे उसकी, बीमार आप हो बाजू में इसका काट देंगे, हैं, क्यों भाई ऐसा हो जाता है। डॉक्टर साहब मेरी अम्मी बहुत बीमार है, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दें। डॉक्टर दवाई किसके लिए दे रहा है आपको, अम्मी के लिए या आपके लिए, अम्मी के लिए दे रहा है। आप डॉक्टर से दवाई लें फौरन, थोड़ा सा पानी का गिलास भी दीजिएगा मैं खा लूं, ऐसे होता है? नहीं होता ना, तो भाई जिसका मैथ्स है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी उसकी लेनी कि नहीं। विच स्टेटमेंट अबाउट कनेक्शन इज नॉट करेक्ट, सॉरी कन्वेक्शन इज नॉट करेक्ट, कन्वेक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, कन्वेक्शन आपको याद आ जाना चाहिए, पार्टिकल्स की मूवमेंट है, हॉट और कोल्ड पार्टिकल्स की। इट इनेबल्स वाटर इन अ पैन और अ कुकर टू गेट इवनली हीटेड, क्या ये इवनली हीट करने में हेल्प करता है, यस। पानी के नीचे आग लगी होती है ना, ऊपर तक गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता, ओके, कन्वेक्शन हेल्प करती है। इट हैपेंस इन लिक्विड्स एंड गैसेस, यस लिक्विड्स में भी होती है, गैसेस में भी होती है। इट अकर्स बिकॉज कूलर लिक्विड्स राइज अबव वार्मर लिक्विड्स, ये गलत है भाई, कूलर लिक्विड्स किधर जाएंगे, वो बस ठीक वाले, सारी तीनों ठीक हैं बाकी। इट अकर्स बिकॉज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस व्हेन इट इज हीटेड, जी इसी वजह से होता है, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी ठीक वाली स्टेटमेंट की आपने गलती से, हाँ सही। आयरन इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी देन रबर, रबर से ज्यादा अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी कौन करता है, आयरन। Which statement explains this? कौन सी स्टेटमेंट है इस बात को एक्सप्लेन करी, इलेक्ट्रॉन इन आयरन कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द आयरन टू अनदर, इलेक्ट्रॉन्स इन रबर कैन नॉट, ये बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन वाइब्रेट विद मोर एनर्जी देन दो, नो। पॉजिटिव पार्टिकल्स इन आयरन कैन मूव, नो। पॉजिटिव पार्टिकल्स इन आयरन वाइब्रेट विद मोर एनर्जी देन, नो। ए इज द आंसर। टू मेटल कैन्स आर आइडेंटिकल, दो मेटल कैन्स हैं आइडेंटिकल हैं, एक्सेप्ट दैट वन हैज अ शाइनी सिल्वर आउटर सरफेस, एक का शाइनी आउटर सरफेस है, एंड द अदर हैज अ डल ब्लैक आउटर सरफेस, एक का डल है। दे ईच हैव द सेम मास ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर शील्ड इनसाइड देम, दे आर बोथ इन अ वैक्यूम इन द डार्कनेस ऑफ आउटर स्पेस, दोनों ही आउटर स्पेस में वैक्यूम में। हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन ईच वन चेंज, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज, they each have the same mass of hot water at the same temperature sealed inside them, दोनों को अंदर सील किया हुआ है। और how does the temperature of the water in each change, the temperature of the water does not change तो होगा। द वाटर इन द ब्लैक कैन कूल्स मोर स्लोली, नो भाई कूल वाले ने ज्यादा जल्दी स्लो कराना है। द वाटर इन सिल्वर कैन कूल्स मोर स्लोली, ये बात ज्यादा अप्रोप्रिएट है। दे बोथ कूल डाउन एट सेम रेट, नहीं जी आपको पता है जो ब्लैक सरफेस होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है और जल्दी एमिट करता है, जल्दी एब्जॉर्ब करता है और जल्दी एमिट करता है, ठीक हो गया। तो वो हीट एनर्जी पानी जो उसके अंदर होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच क्वांटिटीज आर बोथ वेक्टर्स, कौन सी क्वांटिटीज में दोनों ही वेक्टर हैं, भाई ये दोनों वेक्टर हैं। एक्सलेशन भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। एक्सलेशन वेक्टर है, प्रेशर वेक्टर नहीं है। डेंसिटी वेक्टर नहीं है, डेंसिटी एंड प्रेशर दोनों ही वेक्टर नहीं है। अच्छा क्या हाल है फहद, हाउ इज द डिसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेट, यार ये कॉल आ रही, फोन कहाँ है,
तो फोन भी नहीं है, मुझे बार बार क्यों कॉल आ रहा है? देख, हाउ इज द डिसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ से डिसेलरेशन कैसे निकालते हैं भाई? स्पीड टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? उसके टेंजेंट से। किससे? या जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, क्या कहते हैं उसको जनाब? इसमें क्या ऑप्शंस हैं? It is the area under the graph. No. It is the difference between two readings on horizontal axis. No. It is the gradient of the graph. Yes. It is the difference between two readings. No, बेटे, तो Bravo should be the answer. जी को मसला। हाँ जी, वो एक कंफ्यूजन यहाँ तक। ये किस किस का गलत हुआ था वैसे भाई? ये किस किसने गलत किया है वैसे? हाँ, फोन यूज करो, फोन। फोन यूज करो, फोन। फोन यूज करो, मैं तो कह रहा हूँ। सही। Um, पहले मैं sir, आपको वैसे भी अकलमंद समझता था। हाँ जी। बस 18 वो का। क्वेश्चन 1 का आप फिर से बता सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक? क्वेश्चन 1 का? यस सर। उसमें बेटे प्रोट्रैक्टर और जो स्क्वायर्स होते हैं किसी का भी इस्तेमाल नहीं होता डायमीटर सर की लेंथ। वो 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स नहीं चाहिए होंगे नहीं, वो क्यों चाहिए बैलेंस होंगे? करने के लिए? किस कहाँ बैलेंस करना उसको? रेक्टेंगुलर बेटे ब्लॉक्स को ना, वो जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स बाजार से मिलता होगा ना, ज्योमेट्री बॉक्स में एक वो डी होता है। देखा है ना, डी होता है ज्योमेट्री बॉक्स में। एक यस। रूलर होता है। यस। तो वो जो साथ यस। वो नहीं होते ट्राइंगल, एक इस तरह वाला और एक इस तरह वाला, यस। तो उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेट। सर दे ओनली सेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। बेटे उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की में कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया, हम ओके। एक तार ले सकते हैं, उसको बॉल के इर्द गिर्द घुमा सकते हैं और उस तार को सीधा करके बाद में रूलर पे मेजर कर सकते हैं। ओके। A space probe that has a mass of 600 किलोग्राम, ये mass है जी, on the planet Mars, the acceleration of the free fall on Mars is this। ये हमारे पास उधर acceleration of free fall है, उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। What is the weight of the space probe on mass? जनाब वेट निकालना है। W is equals to m g। W is equals to 600 times 4। आंसर क्या है? Which energy resources stores kinetic energy? कौन सी एनर्जी रिसोर्स है जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर करती है जी? जी, बी आंसर है। अच्छा, डी। सुभान अल्लाह। सी आंसर है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर करती है। डी। हैं? Wind. हैं? डी। इट हैज नलक टू बी डी। नलाइक नलाइको, कोल में केमिकल एनर्जी होती है, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इसमें सोलर एनर्जी होती है, इधर काइनेटिक एनर्जी होती है। कहा क्या चीज घूमती है नलाइको? नकम्मो। हवा चलती है निकम्मो, सिर्फ हवा चलती है। स्टूडेंट्स आर आज पुत्र, हंसो हंसो। अभी आज पेपर चेक होके मिलेगा ना, तो अम्मी अब्बू से मिलना भी है ना मैंने। हंसो हंसो, हंसो हंसो, खुश रहो। हंसते खेलते मर जाना चाहिए इंसान को, है ना? इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर इन विच थ्री लिक्विड्स विल फ्लोट ऑन ईच अदर। किस ऑर्डर में फ्लोट करेंगे? मिक्स नहीं करना, आपने चेक करना है ऐसे ही। द टेबल शोज द डेंसिटीज ऑफ क्यू एंड आर। द डायग्राम्स शो हाउ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड पी इज डिटरमिन्ड। क्यू और आर की डेंसिटी हमें दी हुई है। यार मैं बंद कर देता हूँ, ये नहीं, चुप नहीं करना, तो ध्यान देना। क्यू और आर की डेंसिटी दी हुई है, पी की डिटरमिन करनी है। कैसे करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास, इलेक्ट्रिक बैलेंस है, आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम आ गया, आपके पास उसका मैस आ गया। सबसे पहले, हाँ जी, तो करूंगा ना यार। वो मैंने भाई इसमें से ये देखो ना, खाली वाला भी मेरे जिम्मे में है। चलो जी ऐसे कर लेते हैं, इनके डिफरेंस से हमारे पास मैस आ जाएगा। कितना मैस आएगा? 24 ग्राम्स। कितना आएगा? 24 ग्राम्स। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। क्या वैल्यू आती है मेरे पास? 1.2 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तीनों आ गई डेंसिटीज।
द लिक्विड्स आर पोर्ड, सबसे ज्यादा किसकी निकली है, पी की, सबसे ज्यादा किसकी निकली है, तो पी को सबसे नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर आर को होना चाहिए, उसके ऊपर क्यू को होना चाहिए, सी आंसर आ रहा है। A force F is applied to a spanner, ये फोर्स F आ रही है, which action increases the moment of F। कल मैथ्स के टेस्ट में कुछ सवाल रिपीटेड भी था, कौन सा, यस P4 सर, में, मैंने आपको कितने बताया था सवाल थे, वो क्वेश्चन एक ही सवाल था, 13 कितने मार्क्स का, अच्छा और ठीक है क्वेश्चन बेटे। 14 ए आई। नहीं, जो 5 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस ठीक है, 70 यस का सर। काउंट कर लेंगे, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है। Which action increases the moment of F about the center of the nut? Applying the force F to the right hand end of the spanner, और राइट हैंड एंड ऑफ द स्पैनर पे लेके जाएं जी, इससे इंक्रीज कर जाएगा, यही आंसर होगा। ब्रावो भाई कह रहे हैं अप्लाइंग द फोर्स ऑफ पैरेलल टू स्पैनर, पाइप पैरेलल में करेंगे हिलेगा ही नहीं, वो मोमेंट जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर में करना होता है हमेशा। बी ऑप्शन में वो कह रहा है इधर को फोर्स लगाएं, तो बी ऑप्शन में तो वो ये कह रहा है ना नीचे की तरफ, वो तो साथ जाना है पेपर देने। फिर सी है जी प्लस स्प्रेइंग ऑयल, नो जी, यूजिंग अ शॉर्टर स्पैनर, नो जी। डायग्राम 1 है जी और 2 है, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल वाई, आपके पास मोमेंटम से ये निकलेगा, आपको पता होना चाहिए बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना है और आफ्टर कोलिजन कितना है, ये फाइंड करना है, ठीक है जी। मास, ये हमारे पास एक का मास आ रहा है, किसका आ रहा है, इसका आ रहा है ये जनाब 0.15 के जी है, ये 0.15 के जी है। आप बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम होना चाहिए, तो बिफोर कोलिजन का कैसे निकलता है, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है जी। m1 कितना है 0.15, मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, ना अब m1 आ गया 0.15 और u1 आ गया 2.1। अब देख लें अगर मैंने इसको प्लस में ले लिया है तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा, प्लस m2 हमारे पास नहीं है, m2 ही फाइंड करने के लिए कहा ना इसने, मोमेंटम का ही कर रहा हूँ, वो कैसे होगा, क्या है, नहीं निकालूंगा फिर, एक बॉल का तो नहीं अकेले का निकाल सकता, वो तो गलत होगा, बिल्कुल टोटली गलत होगा आंसर। मुबारक हो आपको, एक और आपको पता लग गया गलत है आपको। m2 कितना है हमें पता नहीं है, उसको m लिख लेते हैं, u2 कितना है उसको लेंगे -0.4, दिस शुड बी इक्वल टू m1 कितना था 0.15 मल्टीप्लाई बाय u1 कितना है जनाब हमारे पास, सॉरी v1 कितना है जनाब 1.4। अब आप देखें 1.4 की जिस तरफ डायरेक्शन है उसको हमने नेगेटिव लिया था, तो -1.4 लेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 निकालना है, m2 हमारे पास है नहीं, उसको m लिख लेते हैं, v2 हमारे पास 1.1 है, ये 1.1 आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो चीज है इसको देख लेते हैं जी, 0.15 को जब आप 2.1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आता है बच्चों, जल्दी करें मैं निकालूं कैलकुलेटर, जी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ जी 0.315 0.315। -0.4 m, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, मैं इस सारे को उठाता हूं और यहां ले आता हूं ताकि गलती का इम्कान कम हो, इज इक्वल्स टू जनाब 0.15 को -1.4 से मल्टीप्लाई करें, -0.21 प्लस 1.1 m, यहां तक को प्रॉब्लम बच्चों,
अब ये m वाले को हम उधर ले जाते हैं, -0.21 को इधर ले आते हैं। सो दिस इज 0.315 प्लस 0.21 इज इक्वल्स टू 1.1 प्लस 0.4 m। सो दिस इज गोइंग टू बी, दोनों को ऐड करते हैं जी, 0.525 इज इक्वल्स टू 1.5 m। ठीक है जी, दोनों साइड्स को हम 1.5 से डिवाइड कर देते हैं। क्या आंसर आता है भाई? जी, 0.525 को 1.5 पे डिवाइड करें। 0 पॉइंट, 0.3. ये सी आपका आंसर आ गया। जी समझ आ गया जी? आर वी क्लियर? हम्म, कोई कंफ्यूजन राहिमा? वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव लेने का इफेक्ट आएगा इसके ऊपर, ठीक है। A mass of suspend is suspended from a vertical spring. एक spring से हमने उसको suspend किया, mass is pulled downwards, causing the spring to extend further. The mass is held in this position and then released. Which energy changes occur during the initial movement of the mass when the mass is released? तो कौन सी एनर्जी चेंजेस आती हैं जनाब? आपने जो उसको खींचा हुआ है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आई हुई है? उसके अंदर आई हुई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी आई हुई है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जी बेटे, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाएगी ना स्प्रिंग की। अब आ जाते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है क्योंकि वो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो इनमें से रहेगी हमारे पास क्या आंसर गया? डी। और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है उसकी, जारी बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी इंक्रीज कर रही है। 25 नंबर सवाल है जी, टू बीकर्स हैं, दो बीकर्स हैं और फिल्ड टू द सेम डेप्थ पे उनको फिल कर दिया है। वन विद वाटर एंड वन विद ऑयल। डेंसिटी वाटर की इतनी है और ऑयल की इतनी है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है बेटे? वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो कहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो जी तो सबके लिए सेम है, एच और रो जिसके ज्यादा होंगे वही कामयाब होगा। Pressure of the air in a car tire rises after a long journey. This is caused by a change in the average speed of the air particles and a change in the temperature of the air in the tire, which will describe the charge changes that have caused the air pressure in tire to rise. Average speed of particles क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स क्यों इंक्रीज हुई है? टेम्परेचर के डिक्रीज होने से क्या इंक्रीज होने से? डेल्टा इज आंसर। इतना आसान पेपर था आप लोगों का। इन विच रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वाटर अ लिक्विड? वाटर इनमें से किसमें लिक्विड होता है भाई? 273 से लेके 373 तक, क्योंकि वाटर लिक्विड होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके कहाँ तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। और 0 डिग्री क्या होता है? 273 केल्विन। तो 373 तक हो गया। यस, यस और नो? हाँ 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 हाँ। यही तो एग्जाम है। डायग्राम रिप्रेजेंट द पार्टिकल अरेंजमेंट इन सैंपल ऑफ थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस। तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस का सैंपल है, पार्टिकल्स आपके सामने है। द सैंपल्स हैव इक्वल वॉल्यूम्स एंड सेम टेम्परेचर। सबका वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। सैंपल्स आर हीटेड, हीट करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होता है। द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ ईच सैंपल इज द सेम एंड नो चेंजेस ऑफ स्टेट टेक प्लेस। कोई स्टेट में चेंज नहीं आता। विच रो शोज पॉसिबल परसेंटेजेस इंक्रीज इन वॉल्यूम फॉर द थ्री सैंपल्स? कौन सी रो बताती है कि इनमें कितना चेंज आया होगा? चार्ली क्यों भाई? एक्सपेंशन का ये सवाल है। किसका सवाल है? सबसे ज्यादा कौन एक्सपैंड करता है?
और उससे कम नहीं, लिक्विड। और उससे कम, सबसे सबसे कम एक्सपैंड करता है सॉलिड। सॉलिड। उससे कम कौन एक्सपैंड करता है? इसमें से क्यू सॉलिड है, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज। तो सबसे कम एक्सपेंशन शो, हमें ऐसा क्वेयर चूज करना है, ऐसा ग्रुप चूज करना है जिसमें सबसे कम शो हो रही हो। क्या इसमें सबसे कम शो हो रही है? नो। क्या इसमें सबसे कम शो हो रही है? नो। क्या इसमें सबसे कम शो हो रही है? यस। तो यही आंसर। A cup contains 0.25 kilogram of water at 60 degrees Celsius. Mass, temperature. Sometime later the water has cooled to 20 डिग्री, तो वो T1 है, ये T2 है, और डेल्टा T कितना हमारे पास निकला? 40 डिग्रीज। हाउ मच एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाटर टू द सराउंडिंग? ये उसकी सी आ गई। तो हमें डेल्टा क्यू निकालना है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मास कितना दिया जी? 0.25। सी की वैल्यू क्या दी है बेटे? 4200। डेल्टा डी कितना हुआ है? 40। 4200 आंसर आ जाएगा, नहीं 42,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 30th एमसीक्यू। प्योर सब्सटेंस है, स्लोली हीट अप उसको करते हैं। टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज मेजर्ड एज इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। जैसे मेल्ट होता है उसकी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। व्हेन इट फिनिशेस मेल्टिंग, जब मेल्ट होना बंद हो जाता है तब भी मेजर करते हैं टेम्परेचर को। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लाइटली एज दिस सब्सटेंस मेल्ट्स। नो। क्यों नहीं बोला? टेम्परेचर राइज करेगा। अच्छा जो द Temperature टेम्परेचर फ्लक्स। because it's taking in the heat for to break bond. So the temperature will stay same. जब टेम्परेचर Because चेंज होता है तब स्टेट चेंज, और जब स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर चेंज। तो जब वो कह रहा है कि स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर चेंज कैसे हो सकता है? 31। आपकी क्लास शुरू हुई है। When a pendulum passes a marker, a timer displays 1 minute 30 seconds. The pendulum passes the marker 12 more times from the same direction. On the final pass, the time displays 2 minutes 18 seconds. What is the time period? टाइम पीरियड निकालना आपने। टाइम पीरियड निकालने के लिए टोटल ऑसिलेशन उसकी कितनी हुई है बेटे? 12। कितनी हुई है? और टाइम कितना निकला उसका? टाइम कितना लगा उसको करने के लिए? टोटल टाइम कितना है बेटे? व्हाट इज द टोटल टाइम? 2 minutes total 18 seconds। 2 minutes मिनट्स का मतलब 18. है 120 seconds। तो टोटल सेकंड्स कितने हो गए? 138 सेकंड्स। कोई गड़बड़ कर रहे हैं हम? टाइम पीरियड निकालना हमने। Yeah. तो टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे डिवाइड करना ना। 138 सेकंड्स ओवर कितनी ऑसिलेशंस है? 12। क्या आंसर आता है जी? 12, but 1। sir, wanted it to 12 be आंसर लिखेंगे। 13. Wanted it to be कैसे? 13 to be the total oscillation number. क्यों जी? एक मिनट ठहर जाओ, Because उसका सवाल हो क्या है? because हाँ? at first it says one the pendulum passes a marker नहीं बेटे, 9 आपकी सबकी बातें the गलत है। अब timer. मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, सुन लें आप। इधर आपकी आवाज वैसे भी नहीं बेटे। बेटे सुन लो, अब सुन लो, सुन लो, सुन लो। बेटे हमें ऑसिलेशंस काउंट करनी कहाँ से स्टार्ट की हैं? यहां से। ठीक है, तो अभी एक ऑसिलेशन हुई नहीं है। अभी एक ऑसिलेशन हुई, ये हमारे पास T0 है, ये हमारे पास T, और यहाँ पर 12 ऑसिलेशंस हो चुकी हैं। डिस्प्लेस 1 मिनट 30 सेकंड, द पेंडुलम पासेस द मार्कर 12 मोर टाइम्स, तो 12 ही ऑसिलेशंस काउंट होंगी। वहां से 12 स्टार्ट हुई ना, तो वहां जीरो था। वहां पे ऑसिलेशन कितनी थी? वो ऑसिलेट पहले से कर रहा था, वहां से हमने जीरो की काउंटिंग स्टार्ट की है। तो टाइम हमें इन दोनों टाइम्स को मल्टीप्लाई करके निकलेगा डेल्टा टी हमारे पास। और वो कितना निकलेगा? जब आप 1 मिनट 30 सेकंड्स को माइनस करते हैं 2 मिनट 18 सेकंड्स में से, तो आप 138 सेकंड्स में से 150 कितने सेकंड्स, सॉरी 90 सेकंड्स माइनस कर रहे हैं। ये कितने सेकंड्स हैं आपके पास? 90 सेकंड्स। और ये कितने सेकंड्स है? 138 सेकंड्स। तो आपका जो डेल्टा टी है वो इन दोनों को माइनस करके निकलेगा। वो कितना निकलता है बेटे?
48 सेकंड्स। क्या आंसर निकलता है? तो आपको ऑसिलेशंस के साथ इसी टाइम को मद्देनजर, ये 12 ऑसिलेशंस को भाई 48 सेकंड्स लगे, तो 4 सर सेकंड इसका आंसर है। गलती से आपने गलती से 2 मिनट्स 18 सेकेंड्स को कर दिया था। जी जी, वो मैं जो बच्चे बता रहे थे कर ही जा रहा था, तो इसीलिए तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गई कैसे करेंगे? इरहा, किंजा और आइरीन, आपको समझ आ गई कैसे करेंगे? यस Yes, सर। sir. फिजिकल क्लास वाले सारे बच्चों को समझ आ गई है? जिसका वही वाली बात फिर से, जिसकी ऑसिलेशन ले रहे हैं उसी का टाइम लेंगे ना। जैसे हमने डेल्टा क्यू वाली में बात की थी, जिसका मैथ लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी उसी की लेंगे, जो बीमार है दवाई भी उसी को खिलानी है। क्वेश्चन नंबर 32, कार ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग अ कार टू रेस्ट विद कांस्टेंट डिसेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड इन अ टाइम ऑफ 8 सेकंड्स। ये हमारे पास टाइम आ गया। एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास टाइम आ गया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस टाइम? स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है इसके दौरान हमारी ड्यूरिंग? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस टाइम? अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो स्पीड फाइंड करने का तरीकाकार क्या है भला? U u plus प्लस वी ओवर टी। तो हमारे पास v तो मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी रेस्टिंग जीरो है। फाइनल सर वेलोसिटी क्या है? आपने ओवर 2 जी बेटे, ओवर ओवर टी। टू लिखा हुआ, ओवर टू लिखा हुआ हमारे पास। फाइनल जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं u प्लस वी ओवर टू। यू प्लस वी ओवर, तो v तो हमारे पास है कि उसने रुक जाना है तो जीरो है, लेकिन u हमारे पास नहीं है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। एवरेज वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास u नहीं है। मैं इस फॉर्मूला को साइड पे लिख रहा हूं। अब u फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अब u कैसे फाइंड हो सकता है? u ऐसे फाइंड हो सकता है before बेटे school कि हमें time. पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर टी। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? v माइनस यू ओवर, यहां तक को प्रॉब्लम? अच्छा जी, जब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो टाइम है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, तो पीछे क्या रह गया? u। एक्सेलरेशन भी है हमारे पास, तो हम आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। 4 इज इक्वल्स टू v हमारे पास जीरो है, माइनस u फाइंड करनी है ओवर टाइम 8 सेकंड है। ठीक है, तो 32 हमारे पास निकलती है वेलोसिटी इनिशियल। लेकिन क्या ये एवरेज वेलोसिटी है? नो। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इसको हम 32 को यहां पुट करेंगे, तो 32 प्लस जीरो ओवर टू, आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकंड। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी। जी भाई, समझ आई? हाँ, पेपर तो नहीं फिजिक्स का देना ना हमने, अभी मेजर में लग नहीं रहा आपकी शक्लें देख के कि आपने देना। An object is falling in a uniform gravitational field. एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ वक्त के बाद, इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाता है। विच रो इज करेक्ट? कौन सी रो करेक्ट है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट increases then decreases, increases then decreases, increases then constant, increases then constant। जी, अल्फा और ब्रावो नहीं हो सकते। टर्मिनल पे आ गई है तो उसने क्या हो जाना है? इंक्रीज होने के बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाना है। एक्सेलरेशन को क्या होता है बेटे? पॉजिटिव देन नेगेटिव या पॉजिटिव देन जीरो? शाबाश, नेगेटिव जब होएगा कांस्टेंट हो फिर जाना है तो डिक्रीज हो जाएगा तो जीरो हो जाना है। पॉजिटिव देन जीरो। ठीक हो गया जनाब, आगे चले। विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कंपेयर masses? masses को कौन सी चीज यूज करते हैं हम फाइंड करने के लिए? बैलेंस। रीबैलेंस। 35, three different liquids are poured into a tall beaker. The liquids do not mix. What is the correct order of liquid from top to? From the top, top से काउंट करना है, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है? आर की, सबसे एंड पे आर होगा। टी। और ये हमारे पास ब्रावो और अल्फा के अंदर हो रहा है। आर के बाद होना चाहिए पी, तो ब्रावो आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, यस जी, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम। आर सबसे ऊपर नहीं होगा? ओ सॉरी, ब्रावो नहीं, डेल्टा होगा।
टॉप टू बॉटम जाना है। ठीक है जी, सबसे कम डेंसिटी वाला सबसे कि मेरा ऊपर होना। गलत कैसे हो? A car is moving in a straight line on a level road. A car है straight line पे, level road पे है. Its engine provides a forward force on the car. A second force of equal size acts on the car in opposite direction. इंजन फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है, सेकंड फोर्स है इक्वल है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी. विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस? कार चेंजेस डायरेक्शन, कार स्लोज डाउन, कार मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड, कार स्पीड्स अप. हाँ जी. कौन सा आंसर है? ब्रावो. क्या आंसर है? जब फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन जीरो हो तो स्पीड कांस्टेंट होती है. A fixed mass of gas has a volume of 25 centimeter cube. V1, pressure of the gas is this. V1, volume of gas is decreased. V2, constant temperature पे change in pressure क्या है? क्या फॉर्मूला है? P1 V1 is equals to P2 V2. P1 क्या है हमारे पास? 100 किलो पास्कल्स. V1 क्या है? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर. P2 हमने फाइंड करना है. V2 हमारे पास 15 है जनाब. P2 क्या निकलेगा बच्चों? हम 2500 को 15 पे डिवाइड करें, 170 किलो पास्कल आंसर निकल रहा है. विच बीम इज बैलेंस्ड? कौन सा बैलेंस्ड है? बीम का वेट करते हैं जी, इग्नोर कर दें. कौन सा बीम बैलेंस्ड है बच्चों? जिसका दोनों साइड का टॉर्क बराबर आएगा. इसका क्लॉकवाइज जी. उन्होंने ऊपर चेंज इन प्रेशर पूछा है. अच्छा जी, सॉरी जी. या तो चेंज 100 उन्होंने माइनस जी जी सॉरी सॉरी ठीक है जी. उन्होंने न्यू प्रेशर नहीं पूछा था, चेंज इन प्रेशर पूछा था. तो हमें चेंज इन प्रेशर निकालना है. नया प्रेशर 170 बनता है, पुराना कितना था? 100 था. तो दोनों को आपस में जब चेंज निकालते हैं, व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस? तो 100 माइनस 170. आपने 170 आंसर निकाला है? 170 हाँ 167 आता था. तो 167 माइनस 100 क्या आंसर आएगा? 67 किलो पास्कल. थैंक यू जी करेक्शन के लिए. 38 है जी. विच बीम इज बैलेंस्ड? इग्नोर करना है जी वेट को. इसका क्लॉकवाइज जो मोमेंट है वो 6 न्यूटन मीटर निकलता है. एंटी क्लॉकवाइज यहां से इसका 3 न्यूटन मीटर निकलता है, और इसका 6 न्यूटन मीटर निकलता है. ये तो बैलेंस नहीं होगा. इधर आ जाते हैं जी. इसका 3 न्यूटन मीटर और 6 न्यूटन मीटर निकल रहा है. पता लग रहा है ना कैसे फाइंड कर रहा हूँ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और इसका 9 न्यूटन मीटर निकल रहा है. तो ये बैलेंस हो गया. सी में भी नहीं बैलेंस होगा. ये 3 और 12 15 न्यूटन मीटर राइट साइड का निकल रहा है, और 9 न्यूटन मीटर लेफ्ट साइड का निकल रहा है. इधर भी वही 9 न्यूटन मीटर लेफ्ट साइड का और 3 न्यूटन मीटर राइट साइड का निकल रहा है. A ball is at rest on the ground. A boy kicks the ball. The boy's boot is in contact with the ball for time of this. इतने टाइम के लिए ये टाइम है हमारे पास. Average force on ball is this. This is the force. The ball leaves the boy's boot with a speed of this. ये उसकी speed है बेटे. V से represent करते हैं. Which row gives the impulse of the boot on the ball and the average acceleration of the ball during the time? Impulse तो निकलती है FT से. FT की वैल्यू क्या आएगी? 200 टाइम्स 0.04. क्या आंसर आता है भाई? 8 आती है वैल्यू. क्या वैल्यू आती है? तो आइदर द आंसर इज ए और बी. अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की. अब किसकी बात कर लेते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू ओवर टी. तो v हमारे पास क्या है? उसने बताया 20 है. u 0 है क्योंकि बॉल एट रेस्ट थी. टाइम क्या उसने बताया? 0.04. आई थिंक ब्रावो आंसर निकलता. ठीक है जी. Question number 40, last question of the class. Which row about the movement of electrons and ions during conduction of thermal energy through a metal is correct? Electrons move through the metal. हाँ जी मूव करते हैं. ब्रावो नहीं होते जी, ना चार्ली होता है. इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू दी मेटल जी, ये बात ठीक है. वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट्स जी, ये ठीक है. अल्फा आंसर. आयंस कोई मूव नहीं करते मेटल्स के अंदर. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो. तो यहाँ से आगे का जो पेपर का हिस्सा है वो इंशाल्लाह रहमान हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. अब नमाज की जरा सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में.